नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता और हमारी इकाई 4 के अंतर्गत कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो राजस्थान के 6 किलों को विश्व विरासत के रूप में जो हेरिटेज के रूप में लिया गया है। जो कमेटी बनाई गई थी हेरिटेज कमेटी, उन्होंने हमारे जो 6 किले हैं उनको हेरिटेज के रूप में लिया है। ठीक है। और इसके अलावा अपने पुस्तकालय की बात की थी कि एक पुस्तकालय है, उसकी सहायता पुस्तकालय का उपयोग करते हुए एक अध्यापक है वो अपने जो ज्ञानार्जन के अंतर्गत और वृद्धि कर सकता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए एक अध्यापक को पुस्तकालय का उपयोग करना होता है। पाठ्य पुस्तक केवल अध्यापक को सीमित ज्ञान प्रदान करती है, जबकि जो पुस्तकालय होता है वहाँ पर विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से अध्यापक विभिन्न प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करता है और उसी के माध्यम से वो एक व्यापक रूप में शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है। तो और आज हम लोग पुस्तकालय के उपयोग के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को और देखेंगे। पाठ्य वस्तु से संबंधित पाठ्य वस्तु से संबंधित या अपनी रुचि की अन्य पुस्तकें पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तकों के नाम, लेखक आदि के बारे में जानकारी के लिए पुस्तकालय का सूची पत्र, जिसे हम कैटलॉग कहते हैं, सूची पत्र हमारी मदद कर सकता है। पुस्तक के चयन के पश्चात उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। पुस्तक पठन के दौरान काठिन्य निवारण के लिए शब्दकोश की मदद ली जा सकती है। कुछ पुस्तकालय के उपयोग हम लोगों ने हमारी जो पिछली वीडियो के अंतर्गत देखा था और आज हम लोगों ने कुछ ये देखे। ठीक है। तो इस प्रकार पुस्तकालय का उपयोग हम लोग एक अध्यापक यानी विद्यार्थी शिक्षक आप लोग इस प्रकार से पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तकालय का उपयोग एक बड़ा लघुत्रात्मक उत्तर के रूप में आपको लिखना होता है। तो ये जानकारी है जो लघुत्रात्मक प्रश्न के लिए दी गई है। अब है पुस्तक पठन एवं समीक्षा करना। शिक्षण कार्य में स्वाध्याय का
अपना महत्व है, स्वाध्याय का अपना महत्व है। आमतौर पर शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है, आमतौर पर शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की जानकारी से अलग अन्य पुस्तकों की जानकारी प्रदान करें। पठन, पुस्तक के पठन की हम बात करते हैं तो एक शिक्षक के अंतर्गत ये स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए, जिससे कि अध्यापक है विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का पठन करते हुए विद्यार्थियों तक जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा अन्य पुस्तकों की जानकारी उन तक पहुंचाए। क्योंकि पुस्तक की ज्ञान, क्योंकि भाषा के अंतर्गत जो विद्यार्थी है वो स्वयं भी पुस्तक लेकर ही बैठता है और अध्यापक भी पुस्तक के माध्यम से जानकारी देता है। लेकिन जब किताब के बाहर से अन्य जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है, संबंधित ज्ञान और अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो विद्यार्थियों के समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसीलिए एक अध्यापक को अन्य पुस्तकों की जानकारी भी उन्हें प्रदान करनी चाहिए। वर्तमान शिक्षण एक रेखीय न होकर बहुरेखीय या यूं कहें बहुसंदर्भों पर हो गया है। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो रटा टॉपिक है विद्यार्थियों के सामने लाया और प्रस्तुत कर दिया। आजकल ये ज्ञान नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण जो किया जा रहा है, विद्यार्थियों की रुचि, उनकी योग्यता, उनकी समझ, उनकी चिंतन, उनके मनन के आधार पर ही अध्यापक को विभिन्न प्रकार की विषय सामग्री उनके सामने प्रस्तुत करनी होती है। अन्यथा अध्यापक को कहीं कहीं पर मौन होते हुए भी देखा जाता है कि विद्यार्थी है वो अपने तर्क और चिंतन के माध्यम से अध्यापक से प्रश्न करते हैं और उस स्थिति में अध्यापक को मौन खड़े होना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो तकनीकी युग है, सभी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग के माध्यम से विद्यार्थी अलग अलग प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। और वहीं अगर अध्यापक को संबंधित जानकारी नहीं होगी तो विद्यार्थियों के सामने उन्हें मौन रहना ही पड़ेगा। इसीलिए अध्यापक है वो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का पठन करता है। तो एक रेखीय, मतलब कि एक ही लाइन में, जैसे कि एक ही विधि द्वारा उसको नहीं पढ़ाना होगा, वो अपने अनुसार या शिक्षण में जो विषय वस्तु उसके अनुसार अपनी विधि के अंदर बदलाव कर सकता है। इसलिए उसे मतलब अध्यापक को, इसलिए उसे संदर्भित विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए। अन्य विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए। शिक्षण हेतु अपनी जानकारी बढ़ाने हेतु उपयुक्त पुस्तकों का ज्ञान लेना चाहिए। अध्यापक है वो विभिन्न प्रकार की, भाई एक रेखीय नहीं चलना है, बहुरेखीय को ध्यान में रखकर उसे शिक्षण करवाना है, तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का सहारा लेते हुए वो पाठ्य वस्तु को समझाएगा।
चयन की इस प्रक्रिया में पुस्तक के गुण अवगुण को परखा जाता है यथा उनकी भाषा, किसकी भाषा, पुस्तक की भाषा, विषय वस्तु, प्रामाणिकता, रोचकता, स्पष्टता और शिल्प आदि। जब पुस्तकों का चयन किया जाता है तो उसके गुण अवगुण को परखा जाता है, जैसे कि पुस्तक की भाषा कैसी है। भाई अब ये चीजें कैसे पता चलेगी, जब अध्यापक विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करेगा तभी तो पता चलेगी। स्वाध्याय की प्रवृत्ति अध्यापक के अंतर्गत होगी तो विभिन्न पुस्तकों में उस विषय वस्तु को जानने की इच्छा उसमें उत्पन्न होगी। तो ये सारी चीजें उसके सामने होगी कि उपरोक्त विषय वस्तु किस प्रकार की है, प्रामाणिकता है या नहीं है, वो प्रमाण उसके, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय वस्तु हमें मिलती है वो प्रामाणिकता को ली हुई होती है, ठीक है, और उसमें रोचकता है या नहीं है, स्पष्ट वर्णन किया गया है नहीं है, और शिल्प की दृष्टि से वो किस प्रकार की है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक है वो पुस्तक का पठन करता है। अच्छा पाठक वह है वह कहलाता है जो पुस्तकीय समीक्षा के मानदंडों को ठीक पहचान जाए। अब इस प्रकार से तो परख रहा है, तो ये मानदंडों को अगर एक अध्यापक सही प्रकार से परखता है तो वो क्या है, सही दृष्टि में एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। साहित्यिक पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में पुस्तक की समीक्षा का कॉलम नियमित होता है। मतलब कि जो अच्छी पुस्तकें होती है या पत्र पत्रिका या समाचार पत्र होते हैं वहां पर समीक्षा के रूप में विषय वस्तु दी होती है, जिससे कि अध्यापक को पढ़ने पर सही और गलत की ज्ञान उसे आसानी से हो जाता है। इसमें प्रकाशित कृति की समीक्षा लिखी जाती है। कहा गया है कि जो पत्र पत्रिका उसमें समीक्षा का कॉलम नियमित होता है और उसी में प्रकाशित कृति की समीक्षा लिखी जाती है, जिसके माध्यम से पाठक उस कृति से अवगत होता है और पढ़ने के प्रति प्रेरित होता है। जब समीक्षात्मक लेख उसके सामने होता है तो पाठक है उसको पढ़कर अच्छी तरह समझता है और उसके प्रति वो प्रेरित होता है। ऐसे
कॉलमों में, मतलब कि जो नियमित कॉलम होता है उसमें, कॉलमों में नियमित अध्ययन से शिक्षक का पुस्तकीय ज्ञान समृद्ध हो जाता है और शिक्षक स्वयं समीक्षा कर लेते हैं। समय के साथ जीवन शैली में भी परिवर्तन हुआ है, साथ ही शिक्षण में विभिन्न प्रकार के नवीन तथ्यों का समावेश हो रहा है। इसकी जानकारी अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। जो बदलाव हो रहा है और नवीन जानकारियां हैं, अगर अध्यापक वो नवीन जानकारी को ग्रहण नहीं करता है तो अध्यापक का जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा। साथ ही नवीन अनुसंधानों ने शिक्षा प्रणाली की प्रचलित धारणाओं व पद्धतियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। जो प्रचलित विधियां थी उनको तथ्यपूर्ण ढंग से बताने के लिए, मतलब कि जो प्राचीन समय में जो ज्ञान दिया जा रहा था वो विद्यार्थियों के लिए ये कहें कि पर्याप्त नहीं था। अब जो भावी अनुसंधानों के माध्यम से ज्ञात किया गया है कि विद्यार्थियों को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो आज की जो उनकी मांग है, वर्तमान युग की मांग है, उसको ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। तो वो पद्धतियां हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए सभी विषयों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री, पुस्तकालय आदि के आधार पर पढ़ाया जाता है। पढ़ने लिखने की नई पद्धतियों का विकास हो रहा है और शिक्षकों को भी समय रहते उन पद्धतियों से अवगत कराया जाता है। विभिन्न प्रकार के सेमिनारों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, इन सर्विस प्रशिक्षण दिया जाता है और अध्यापक है इन विधियों को सीखते हैं, समझते हैं और अपने शिक्षण के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं। और आज का जो युग है जो मनोवैज्ञानिक आधार को अपनाया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक आधार, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो मनोवैज्ञानिक आधार को, मतलब कि बालक की आयु, योग्यता, उसका जो स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और अध्यापक से भी यही अपेक्षा की जाती है कि अध्यापक भी इन विधियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी को आयु, उसका जो मानसिक स्तर है, सभी को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण करवाए। इसके अलावा शैक्षिक विषयों पर अनेक पत्र पत्रिकाएं एवं स्वतंत्र लेख प्रकाशित
मतलब कि सभी शैक्षिक विषयों पर अलग अलग तरह से पत्र पत्रिकाओं के अंदर स्वतंत्र लेख प्रकाशित होते हैं। अध्यापक इन लेखों को जो पढ़ते हैं तो उनके अंतर्गत भी समझ विकसित होती है कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान क्यों किए जा रहे हैं। जब जरूरत महसूस की जाती है तभी इन अनुसंधानों को करवाया जाता है। इन अनुसंधानों के माध्यम से अध्यापक है उनमें भी बदलाव आता है। वो भी पुरानी पहले विद्यार्थियों को दंड दिया जाता था, मानसिक और शारीरिक दंड उन्हें दिया जाता, लेकिन जब देखा गया कि मनोविज्ञान ने ये माना कि विद्यार्थी को इस प्रकार का दंड देने से विद्यार्थी हैं वो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। तो आज वर्तमान के अंतर्गत इस जो दंडनीय कार्य जो किया जाता था, विद्यार्थियों को दंड दिया जाता था, वो कानूनन अपराध हो गया है और विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें क्या अनुसंधान के माध्यम से ही ज्ञात हुई। तो अध्यापक है वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेखों को पढ़ता है, समझता है, उसी पर आधारित क्रियाएं वो अपने शिक्षण के अंतर्गत अपनाता है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कार्यशाला हैं, गोष्ठियां हैं, इनके अंतर्गत भी विद्यार्थियों को ये सारी जानकारी दी जाती है। तो अब आप लिखे अपना गृह कार्य प्रश्न। पुस्तक पठन एवं समीक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यह है आपका गृह कार्य प्रश्न जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।